आज का हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक है क्रॉस सेक्शनल मेथड। आज के टॉपिक में हम चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं और उसमें भी आज स्पेसिफिकली क्रॉस सेक्शनल मेथड के बारे में हम बात करेंगे कि क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल मेथड। A cross-sectional study is a type of research design in which you collect data from many different individuals at a single point in time. In cross-sectional research, you observe variables without influencing them. तो जो cross-sectional method या cross-sectional study है, वो research design का एक ऐसा प्रकार है जिसमें हम एक सिंगल टाइम में एक बार में अलग अलग लोगों से डेटा कलेक्शन करते हैं। यानी एक टाइम में अलग अलग लोगों से या अलग अलग सब्जेक्ट से सेम टॉपिक का डेटा कलेक्शन हम करते हैं या सेम टॉपिक की इंफॉर्मेशन अलग अलग लोगों से एक ही समय में हम कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। In cross-sectional research, you observe variable without influencing them. तो cross-sectional research या cross-sectional method में हम different subjects को बिना ज़्यादा प्रभावित किए उनके बीच में variations easily देख पाते हैं या उनके बीच में difference को हम एक समय में ही observe कर सकते हैं। Researches in economics, psychology, medicine, epidemiology and the other social sciences all make use of cross-sectional studies in their work. तो जब भी रिसर्च करते हैं हम किसी भी फील्ड में, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्पेसिफिकली साइकोलॉजी का पार्ट है, या फिर इकोनॉमिक्स है, मेडिसिन है, एपिडेमियोलॉजी है एक अलग ब्रांच है, या फिर सोशल साइंस की कोई अलग ब्रांच है, तो इन सब में हम क्रॉस सेक्शनल मेथड का यूज करते हैं अपनी स्टडीज में या अपने रिसर्च में, जब भी हमें एक ही समय में एक साथ अलग अलग लोगों के ऊपर स्टडी करनी होती है। For example, epidemiologists who are interested in the current prevalence of a disease in a certain subset of the population might use a cross-sectional design to gather and analyze the relevant data. तो जो एपिडेमियोलॉजी ब्रांच है वो मेनली उनका काम क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में स्टडीज करना उनका काम होता है, और जो एपिडेमियोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं उनको एपिडेमियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो मान लो कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट है और वो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के प्रेवलेंस के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं कि इंडिया में जो है वो इस बीमारी की प्रेवलेंस क्या है, या इंडिया में मतलब कितने एज के लोगों में ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है, उनको ये स्टडी करनी है। तो इजी तरीका क्या रहेगा कि एक ही समय में अलग अलग एज के लोग लेकर एक साथ उनके ऊपर स्टडी करी जाए, या जो भी टेस्ट करने हैं उनके वो उसी एक समय में कर लिए जाएं। यानी अलग अलग एज ग्रुप के सब्जेक्ट एक साथ लेकर उनके ऊपर स्टडी करी जाए, तो उसको क्रॉस सेक्शनल मेथड या क्रॉस सेक्शनल डिजाइन कहा जाएगा। और उन सब से डेटा कलेक्ट करके उसके बाद क्या करेंगे, एनालिसिस कर लिया जाता है उस डेटा का जो कि कलेक्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल और लॉन्जिट्यूडनल जो स्टडीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नाम से ही पता लग रहा है कि लॉन्ग से लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज बनी हुई हैं आपकी। तो मेन डिफरेंस जो है वो यहाँ बताया गया है, द ऑपोजिट ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एकदम अपोजिट है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम क्या करते हैं, एक समय में ही एक साथ अलग अलग सब्जेक्ट को लेते हैं, और जो सब्जेक्ट अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, ठीक है, या अलग अलग क्वालिटीज के होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे।
वही लॉन्गिट्यूडनल में क्या करते हैं, सेम सब्जेक्ट को अलग अलग एज के समय में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम बात कर रहे थे कि हमें ये देखना है कि कौन सी एज में कोई एक पर्टिकुलर बीमारी जो है, कोई एक पर्टिकुलर डिजीज किस एज में ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमने जो है टोटल 20 सब्जेक्ट ले लिए। फॉर एग्जाम्पल एक साल का बच्चा ले लिया, 2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके से करते करते हमने 20 ईयर्स तक के अलग अलग 20 सब्जेक्ट ले लिए, 20 लोग ले लिए अलग अलग, और उनको एक टाइम में ही हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो जाएगा कि हमने एक साल के एक बच्चे को लिया, उस टाइम उसकी स्टडी करी कि उसमें एक पर्टिकुलर डिजीज है या नहीं है। फिर हमने जब वही सेम बच्चा 2 साल का हुआ तब स्टडी किया, उसी सेम बच्चे को 3 साल के होने पर स्टडी किया, फिर जब वो 4 साल का हुआ तो उसी बच्चे को स्टडी किया। इस तरीके से करते करते जब वो बच्चा 1 साल का था तब हमने स्टडी करनी स्टार्ट करी, और जब वो बच्चा 20 साल का होगा तब तक हम उसी सेम सब्जेक्ट की स्टडी 20 साल तक करते रहेंगे। ठीक है, तो एक ये मेन डिफरेंस है कि क्रॉस सेक्शनल जो स्टडीज है वो बहुत थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज लंबे टाइम तक चलती हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम बड़े ग्रुप को भी एक साथ टेस्ट कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम जो है वो स्मॉलर ग्रुप को ही स्टडी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप को हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में टेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर डायग्राम के रूप में दिखाया गया है कि देखो क्या डिफरेंस है, इधर क्रॉस सेक्शनल स्टडी दिखाई हुई है, इधर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी दिखाई हुई है। यहाँ पर देखो डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर्ड एट द सेम टाइम, एक ही समय में अलग अलग ग्रुप को एक साथ कंपेयर किया जाता है। यानी अगर हमें यहाँ 3 अलग अलग एज के लोग, 3 अलग, हमें मान लो 10 साल के बच्चे चाहिए, 15 के चाहिए, 20 के चाहिए, ठीक है, तो 15 साल के बच्चों का एक ग्रुप ले लेंगे, सॉरी 10 साल के बच्चों का एक ग्रुप ले लेंगे, 15 साल के बच्चों का जो है सेकंड ग्रुप ले लेंगे, एंड 20 साल के बच्चों का तीसरा ग्रुप ले लेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट लेके एक समय में इनकी स्टडी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, ग्रुप 1 10 साल के बच्चे लिए हमने एक समय में, ठीक है, उसी सेम ग्रुप 1 को ही जब वो 15 साल के हो गए उस टाइम स्टडी किया, उन्हीं सेम ग्रुप 1 को ही 5 साल के बाद फर्दर, यानी 5 साल के बाद जब वो 15 साल के हो गए तब स्टडी किया, उसके बाद अगले 5 साल में जब वो 20 साल के हो गए तब उन बच्चों को तीसरी बार स्टडी किया। यानी 3 टाइम स्टडी करना पड़ेगा वही सेम चीज को देखने के लिए। ठीक है, सेम ग्रुप कंपेयर्ड ओवर टाइम, सेम ग्रुप की स्टडी जो है वो अलग अलग टाइम में करी जाती है, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब हम बात करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी है या क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है उसको यूज कब करते हैं हम, कि नीड हमारी किस तरह की होती है जब हम क्रॉस सेक्शनल डिजाइन यूज करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में या और किसी भी तरह की रिसर्च में। When you want to examine the prevalence of some outcome at a certain moment in time, a cross-sectional study is the best choice. जब भी आपको किसी भी चीज का प्रेवलेंस टेस्ट करना हो, जब भी आपको किसी चीज का आउटकम टेस्ट करना हो, इस तरीके के टेस्ट आपको एक ही समय में करने हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टेस्ट करने हो, एक समय में अलग अलग सब्जेक्ट के आउटकम या प्रेवलेंस को टेस्ट करना हो या उनकी और क्वालिटीज को टेस्ट करना हो, तब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी को बेस्ट मानते हैं। एग्जाम्पल इसका यहाँ दिया हुआ है, इफ यू वांट टू नो हाउ मेनी फैमिलीज विद चिल्ड्रन इन ए सिटी आर करंटली लो इनकम, so you can estimate how much money is required to fund a free lunch program in public school. For example, आपको ये देखना है कि एक सिटी में जो है वो कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि लो इनकम की हैं और जिसमें बच्चे भी हैं।
लो इनकम होनी चाहिए और जिसमें बच्चे भी होने चाहिए। तो इस तरह की फैमिलीज को हमें फाइंड आउट करना है, हमें स्टडी करना है कि कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिससे कि पब्लिक स्कूल में जो है फ्री लंच ऑर्गेनाइज किया जा सके। यू नीड टू नो is the current number of low income families. A cross sectional study should provide you with all the data you require. अब यहाँ हमें देखो मेनली दो चीजें स्टडी करनी है कि एक तो ये पता होना चाहिए हमें कि इनकम लो होनी चाहिए, दूसरा हमें जो है वो एज ग्रुप भी ऐसा लेना है कि वो चाइल्डहुड में ही कंसिडर होने चाहिए बच्चे, यानी कि हम मान सकते हैं कि जन्म से लेके और 12 टू 13 ईयर तक, यानी जन्म से लेके 13 ईयर तक के बच्चे हमें फाइंड आउट करने हैं। साथ में लो इनकम भी होनी चाहिए उन बच्चों की, हमें देखना है कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी या क्रॉस सेक्शनल डिजाइन को चूज करेंगे, क्योंकि एक साथ हम जो है अलग अलग फैमिलीज को ले सकते हैं। यानी एक फैमिली हमने जो है वो इस तरीके की ले ली जिसमें जो है 1 से 5 साल के बच्चे हैं, दूसरी फैमिली हमने ले ली जिसमें 5 से 10 साल के बच्चे हैं, तीसरी फैमिली हम ले सकते हैं जिसमें कि 10 से 13 साल के बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम स्टडी कर सकते हैं। Sometimes a cross-sectional study is the best choice for practical reasons. For instance, if you only have the time or money to collect cross-sectional data, or if the only data you can find to answer your research question was gathered at a single point in a time. फॉर एग्जाम्पल लिमिटेशन है आपकी कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है रिसर्च करने के लिए, तो क्या करोगे आप? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो अगर आपको सेम ग्रुप को, आपके ग्रुप में अभी स्टार्टिंग में हमने जो बात करी थी कि आपको 20 सब्जेक्ट चाहिए मान लो, तो एक तो तरीका ये है कि आप 20 अलग अलग लोग ले लो और उनको एक ही समय में स्टडी कर लो, अलग अलग एज के 20 लोग ले लो और उनको एक ही समय में स्टडी कर लो। वहीं आप जो है एक आदमी को 20 साल तक ऑब्जर्व कर रहे हो, 20 साल तक आपको ट्रैक करना पड़ेगा, उसको उससे बातचीत करनी पड़ेगी, आपको उसके घर भी जाना पड़ेगा कि भाई कहीं कम्युनिकेशन लॉस्ट ना हो जाए, और कंटिन्यू 20 साल तक रिलेशन बनाकर रखना पड़ेगा उस एक सिंगल सब्जेक्ट के साथ। तो वो ज्यादा महंगा भी पड़ेगा आपको और टाइम भी उसमें ज्यादा लगेगा। तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही प्रेफर करनी पड़ेगी, यानी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपके लिए बेस्ट रहेगी। As cross-sectional studies are cheaper and less time-consuming than many other type of studies, they allow you easily collect data that can be used as a basis for further research. क्योंकि अभी हमने जो बात करी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज से सस्ती होती हैं और टाइम भी कम लगता है इनको करने में, इसीलिए दूसरे तरह की स्टडीज की बजाय इनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इससे डेटा कलेक्शन जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है और जो डेटा कलेक्शन जल्दी हो गया, इजीली हो गया, तो उसको उसके रिजल्ट को हम आगे की रिसर्च के लिए भी आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड टू परफॉर्म अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कि किस तरीके से हम मेथड यूज करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी को करने के लिए, क्या तरीका हम अपनाते हैं। To implement a cross-sectional study, you can rely on data embellished by another source or collect your own. Government often make cross-sectional data sheet freely available online. अब जनरली देखो हमारी गवर्नमेंट जितनी भी स्टडीज करती है, फॉर एग्जाम्पल जितने सर्वे करती है, वो सारे क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर आते हैं आपके। तो गवर्नमेंट ज्यादातर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का यूज करती है क्योंकि इसमें टाइम और मनी दोनों ही कम लगते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते समय डेटा आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं और दूसरे लोगों से भी कलेक्ट करवा सकते हैं। जनरली क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते समय डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑलरेडी डेटा सेट्स जो हैं वो बना लिए जाते हैं, यानी क्वेश्चन जो जो आपको उनसे पूछने हैं वो सारे जो हैं एक क्वेश्चनेयर के रूप में बना लिए जाएंगे। ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी हो सकते हैं।
कि आप जो भी क्वेश्चन है वो आप जिन लोगों से आपको डेटा कलेक्ट करना है उनसे जाके आप क्वेश्चन पूछो और जो भी आंसर उनके हो उनको रिकॉर्ड कर लो और आपके पास डेटा कलेक्शन सारा आ जाएगा। Prominent example include the census for our country, which survey cross-sectional snapshot of the country's resident on important measure. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जब भी स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करनी होती हैं, सांख्यिकी इकट्ठी करनी होती है देश में, फॉर एग्जाम्पल जब जनगणना करते हैं, देश के लिए जनगणना होती है, तो उस टाइम पर मेथड का यूज करते हैं, क्रॉस सेक्शनल मेथड का यूज किया जाता है, यानी लोगों को जनगणना के लिए सर्वे करने के लिए उनको लगाया जाता है और वहां पर एक ही समय में अलग अलग लोगों की अलग अलग सब्जेक्ट की एक साथ ही सर्वे या स्टडी कर लिया जाता है। और जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां बड़े लेवल पर डेटा कलेक्शन करना होता है, फॉर एग्जांपल WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है, या हमारी कंट्री में और किसी भी तरह के बड़े लेवल के जब भी डेटा कलेक्शन करने होते हैं तो क्रॉस सेक्शनल मेथड का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की कि क्या क्या फायदे और नुकसान हैं क्रॉस सेक्शनल मेथड के। तो एडवांटेज है ये, यानी कि क्या लाभ है इसको यूज करने के। Because you only collect data at a single point in time, cross-sectional studies are relatively cheap and less time consuming than other types of research. ये हम बातें ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं। तो पहला एडवांटेज तो यही है क्योंकि इसमें एक समय में एक साथ ही सब लोगों का डेटा कलेक्शन किया जा सकता है, इसीलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो हैं वो चीप होती हैं और कम समय में करी जा सकती है। Cross-sectional studies allow you to collect data from a large pool or subject and compare differences between them. दूसरा इसका एडवांटेज है कि एक ही समय में बहुत बड़े ग्रुप में या बहुत सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी आप एक साथ कर सकते हो और दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन भी, जब भी आपको दो बड़े ग्रुप में कंपैरिजन करना हो तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। Cross-sectional studies capture a specific moment in time. National census, for instance, provide a snapshot of condition in that country at that time. तो एक पर्टिकुलर टाइम में स्टडी जब आपको करनी हो, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड के ड्यूरेशन में आपको स्टडी करनी है। आपको ये देखना है कि भाई कोविड के टाइम में स्ट्रेस लेवल कितना चल रहा है लोगों में, या आपको जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम में स्टडी करनी थी कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग कितना स्ट्रेस बढ़ गया है लोगों में। तो इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर समय में जब आपको कोई स्टडी करनी है तब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का यूज करते हैं। अब हम आते हैं डिसएडवांटेज पे कि क्या क्या नुकसान हैं या जो कमियां हम कह सकते हैं, कौन सी कमियां देखने को मिलती हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी में या क्रॉस सेक्शनल मेथड में। It is difficult to establish cause and effect relationship using cross sectional studies since they only represent a one time measurement of both the alleged cause and effect. पहली जो चीज है वो तो यही है कि क्रॉस सेक्शनल जो स्टडीज हैं उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देख पाते हैं हम, कि किसी भी चीज के होने के पीछे कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस चीज को हम नहीं स्टडी कर पाते हैं। इसका रीजन एक ये है क्योंकि जब भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम करते हैं तो हम सिर्फ एक टाइम में मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद इफेक्ट क्या होगा इस चीज का, उस चीज को हम स्टडी नहीं करते हैं। Since cross-sectional studies only study a single moment in time, they can't be used to analyze behavior over a period of time or establish longer-term trends. क्योंकि अभी जो बात करी हमने कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम एक पर्टिकुलर समय में ही स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो हो रहा है उसी को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें लॉन्गर टर्म का इफेक्ट देखना है किसी भी चीज का, अगर हमें लॉन्ग इफेक्ट देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये माने कि भाई प्री कोविड
कि कोविड से पहले का स्टडी किया हुआ था हमने, उसके बाद कोविड के ड्यूरिंग का हमने स्ट्रेस लेवल चेक किया लोगों का, और कोविड के बाद का कि जब कोविड खत्म हो जाएगा उसके बाद स्ट्रेस लेवल कितना है लोगों में। अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टडी करनी है तो उसके लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी नहीं करी जा सकती, उसके लिए फिर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। The timing of the cross-sectional snapshot may be unrepresentative of behavior of the group as a whole. For instance, imagine you are looking at the impact of psychotherapy on an illness like depression. If the depressed individual in your sample begin therapy shortly before the data collection, then it might appear that therapy causes depression, even if it is effective in the long term. तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि टाइमिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन क्रिएट करती है क्रॉस सेक्शनल मेथड में, कि मे बी पॉसिबल है। अभी जो हमने बात करी कि हम चेक कर रहे हैं कोविड के दौरान स्ट्रेस, लेकिन मान लो आपने जो सब्जेक्ट लिए उसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि कोविड से पहले से ही वो स्ट्रेस में है, किसी वजह से आपको नहीं कि वो पहले से ही स्ट्रेस में है, आप स्ट्रेस चेक कर रहे हो कोविड के दौरान का, लेकिन आपके सैंपल में वो सब्जेक्ट आ गया, आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो डेटा कलेक्शन है वो सही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए टाइमिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शनल मेथड में एक लिमिटेशन का काम करती है, क्योंकि हम फिक्स एक पर्टिकुलर टाइम पे टेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म डेटा कलेक्शन हम नहीं करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है क्रॉस सेक्शनल मेथड में। तो क्रॉस सेक्शनल मेथड टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।